हाय फ्रेंड्स, आज हम हाल ही में मलयालम लैंग्वेज में एक अच्छे क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर कॉन्सेप्ट के साथ आई सोनी लिव पर स्ट्रीमिंग हो रही रेखा चित्रम मूवी की स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही आपको और किसी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उस मूवी का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब बिना किसी देरी के मूवी में चलते हैं। मूवी शुरू होते ही हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर हीरो विवेक गोपीनाथ को दिखाते हैं। विवेक एक पुलिस ऑफिसर है। विवेक को ऑनलाइन में रम्मी खेलना बहुत पसंद है। एक दिन ड्यूटी पर रहते हुए ऑनलाइन रम्मी खेलकर 15 लाख रुपए जीत जाता है, लेकिन वह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि विवेक के ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि उसने ड्यूटी के दौरान गेम खेला है, इसलिए उसे सस्पेंड कर देते हैं। इसके चलते केरल की सभी टीवी चैनल्स पर भी विवेक के बारे में दिखाते हैं। इस तरह विवेक काफी फेमस हो जाता है। विवेक को समझ में नहीं आता कि उसे पैसों के लिए खुश होना चाहिए या ड्यूटी से सस्पेंड होने का दुख मनाना चाहिए, इसलिए वह घर पर रहकर अपने फादर के रबर बागान में हेल्प करता रहता है। सीन कट करते हैं तो विनोद का सस्पेंशन टाइम पूरा होने के बाद उसके ऊपर ऑफिसर्स उसे ऐसे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर देते हैं जहां कोई असली केस ही नहीं होते। वह जगह मलकप्पार पुलिस स्टेशन होती है। विवेक अपने पहले दिन ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए मलकप्पार पुलिस स्टेशन जाता है। इधर उसी दिन राजेंद्रन नाम का एक व्यक्ति अपनी कार में अपने ड्राइवर के साथ मलकप्पार फॉरेस्ट एरिया में आता है। कार को रोड के किनारे रोकने के लिए कहकर वह ड्राइवर को वहीं रुकने को बोलता है और खुद जंगल के अंदर पैदल चलकर चला जाता है। वह पहले से ही नशे में होता है। आगे जाकर एक जगह रुककर एक पेड़ के नीचे बैठता है और अपने फोन में फेसबुक लाइव ऑन करता है। लाइव में वह कहता है कि मेरे बारे में एक सच है जो सबको पता चलना चाहिए और वह सच मैं आज सबको बताने वाला हूँ। मैं पैसों के पीछे भागा, पैसे को ही जिंदगी मान लिया और इसके लिए एक बहुत बड़ा गुनाह किया। वह गुनाह यह है कि 1985 में यानी आज से ठीक 40 साल पहले एक बारिश की रात में अलाइज ज्वेलरी के ऑनर विंसेंट और फ्रांसिस तड़ातिल के साथ मिलकर न जाने कहां से आई एक 18 साल की लड़की को एक चादर में लपेटकर यहाँ लाए और जहाँ मैं अभी बैठा हूँ उसी जगह एक गड्ढा खोदकर जब वह लड़की अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तब उसे जिंदा ही मिट्टी में दबाकर वहां से चले गए। हमें लगा कि कोई ना कोई इस सच को जरूर पता लगाएगा, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता चला, पर अब जरूर कोई ना कोई जान जाएगा। इतना कहने के बाद वह अपने पास रखी गन से खुद को शूट करके आत्महत्या कर लेता है। गन की आवाज सुनकर ड्राइवर वहां जाकर देखता है और शॉक हो जाता है। तुरंत ही पुलिस को जानकारी देता है। पुलिस टीम और मीडिया तुरंत उस क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। राजेंद्रन का बोला हुआ वह वीडियो पूरी तरह वायरल हो जाता है और क्योंकि राजेंद्रन ने अलाइज ज्वेलरी के ऑनर विंसेंट का नाम भी लिया था, इसलिए हर कोई विंसेंट के बारे में ही बात करने लगता है। लेकिन विंसेंट इस बात को सीरियसली नहीं लेता। अगले सीन में विवेक अपनी टीम के साथ उस जगह की पूरी जांच करता है और राजेंद्रन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। फिर यह पता लगाने के लिए कि उसने जो कहा वह सच है या झूठ, उस जगह पर डेड बॉडी की तलाश में खुदाई शुरू करता है। 4 फीट गहराई तक खोदने के बाद भी वहां कोई कंकाल के निशान नहीं मिलते। इससे सभी को लगता है कि राजेंद्रन ने नशे की हालत में झूठ बोला होगा। तभी जोरदार बारिश भी शुरू हो जाती है। उसी समय विवेक को वहां कंकाल के कुछ निशान दिखाई देते हैं और वह खुद ही बारिश में खोदना शुरू कर देता है। खुदाई में वहां से कंकाल के कुछ हिस्सों के साथ पायल भी मिलती है, लेकिन पुलिस के लिए यह केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि अब उन्हें यह पता लगाना होता है कि 40 साल पहले मरी हुई यह लड़की कौन थी। फॉरेंसिक ऑफिसर कंकाल की जांच करके बताता है कि यह एक लड़की का कंकाल है और उसकी उम्र और बाकी डिटेल्स निकालने में 2-3 दिन का वक्त लगेगा। सीन कट करते हैं तो केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके विवेक को उसका सीनियर ऑफिसर खुद उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल करके टीम को लीड करने के लिए कहता है और सबसे पहले राजेंद्रन, विंसेंट और फ्रांसिस के बारे में पता लगाने और उनके पास्ट की पूरी डिटेल्स इकट्ठा करने के लिए कहता है। इसके बाद विवेक राजेंद्रन के परिवार से मिलकर उसके बारे में डिटेल्स इकट्ठा करता है। फिर फ्रांसिस तड़ातिल कौन है यह समझ में नहीं आता तो वह उस नाम से जुड़े पुराने लोगों के एड्रेस निकालकर उनकी डिटेल्स जुटाने लगता है। इसी प्रोसेस के दौरान विवेक को 40 साल पहले यानी 1980 के समय गायब हुई लड़कियों की लिस्ट मिलती है। वह उनके घरों के एड्रेस निकालकर उनके परिवारों से जाकर मिलता है और कंकाल के साथ मिली लड़की की पायल दिखाकर पूछता है कि क्या यह उनकी बेटी की है, लेकिन सभी इनकार कर देते हैं। आखिर में एक बुजुर्ग जिसका नाम पॉल होता है वह पायल देखकर बताता है कि यह उसकी बेटी की है और रोने लगता है। इसके बाद विवेक पॉल का डीएनए सैंपल लेकर उसे कंकाल से मैच कराने के लिए लैब भेज देता है। इसके बाद विवेक अपने सीनियर ऑफिसर से मिलकर बताता है कि एक व्यक्ति ने उस लड़की को पहचान लिया है, इसलिए उसका डीएनए सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेज दिया है। और जहां तक राजेंद्रन की बात है तो उसने अचानक बहुत पैसा कमाया था। उस लड़की को जिंदा दफनाने के समय वह कई जगहों पर ट्रैवल करता था और तरह तरह के काम करता था। साथ ही वह बताता
बताता है कि फ्रांसिस नाम के लोगों से मिलकर उनकी डिटेल्स इकट्ठा कर रहा है। यह सब सुनने के बाद उसका सीनियर ऑफिसर उसे विंसेंट के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहता है। इसके बाद विवेक विंसेंट के बारे में जानने के लिए उसके गांव जाता है और वहां उसकी एक रिश्तेदार महिला से मिलता है। जब वह महिला से विंसेंट के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि विंसेंट बहुत गरीब परिवार से था, लेकिन उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। यह देखकर चर्च के फादर बिशप ने उसकी जिम्मेदारी ली और उसकी पढ़ाई करवाई। उस समय विंसेंट हमेशा बिशप के साथ ही रहता था। बाद में अच्छी तरह पढ़ाई पूरी करके वह बम्बई चला गया। वहां जाकर उसने अलाइस नाम की लड़की से शादी की और ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करके खूब पैसा कमाया। यह सब सुनने के बाद विवेक उससे पूछता है कि क्या आपको पता है कि विंसेंट मलकप्पार इलाके में कभी आया था। तब वह महिला बताती है कि जिस 1985 के समय की आप बात कर रहे हैं, उस समय विंसेंट बिशप के साथ ही रहता था, लेकिन उस दौरान उसने कोई बड़ा काम किया था जिसने उसे ऊंचाई तक पहुंचा दिया। अगले सीन में विवेक विंसेंट को पुलिस स्टेशन बुलाकर राजेंद्रन के वीडियो में उसके बारे में कही गई बातों के बारे में पूछता है। इस पर विंसेंट कहता है कि 1985 में मैं अपने गुरु बिशप के साथ उसी इलाके में था और उनकी देखभाल करता था। यह सच है, लेकिन राजेंद्रन ने जो कहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखें, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। हालांकि विवेक को विंसेंट पर थोड़ा शक होता है। इसके बाद विवेक फॉरेंसिक ऑफिसर सागर से मिलता है। सागर बताता है कि डीएनए रिपोर्ट आ गई है और कंकाल का डीएनए पॉल के डीएनए से मैच नहीं हुआ, यानी वह कंकाल उसकी बेटी का नहीं है। सागर कहता है कि हो सकता है पॉल की बेटी ने भी वैसी ही पायल इस्तेमाल की हो। यह सुनकर विवेक ये बात पॉल को बताने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन वहां जाकर देखता है कि पॉल की मौत हो चुकी है। सीन कट करते हैं तो उसी रात विवेक मिसिंग लड़कियों की फोटोज देखते हुए सोचता है कि अगर यह कंकाल उन मिसिंग लड़कियों में से किसी का नहीं है तो हो सकता है कि 1983 से 1985 के बीच घर से भागी हुई लड़कियों में से किसी का हो। यह सोचकर वह उन वर्षों के दौरान पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए ऐसे केस की जानकारी निकालता है। तभी उसे पास के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज एक केस मिलता है जिसमें चंद्रन नाम के व्यक्ति ने अपनी एक लड़की पर चोरी का आरोप लगाकर उसके भागने की रिपोर्ट लिखवाई थी। विवेक उस लड़की की पहचान जानने के लिए चंद्रन का पता निकालकर उससे मिलने जाता है। जब विवेक चंद्रन से उस लड़की के बारे में पूछता है तो चंद्रन बताता है कि वह फिल्म यूनियन में काम करता था और फिल्मों की शूटिंग के लिए जूनियर आर्टिस्ट्स की सप्लाई करता था। उस लड़की को मम्मूटी बहुत पसंद था। एक बार मलकप्पार इलाके में मम्मूटी की फिल्म की शूटिंग हो रही थी जिसमें एक गाने के लिए मम्मूटी के पास खड़े होने वाली लड़कियों की जरूरत थी, तो वह एक ग्रुप ले गया था। उस ग्रुप में वही लड़की भी थी। जब उसे मम्मूटी के पास क्लोज शॉट मिला तो वह बहुत खुश हुई थी। पहले दिन गाने का आधा हिस्सा शूट हुआ, लेकिन अगले दिन वह लड़की शूटिंग के लिए नहीं आई। उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसके न आने की वजह से अगले दिन की शूटिंग भी कैंसिल करनी पड़ी। चंद्रन कहता है कि मुझे उस लड़की का नाम अच्छे से याद है, उसका नाम रेखा था। यह सब सुनने के बाद विवेक चंद्रन से पूछता है कि क्या उसे उस लड़की का पता या कोई और जानकारी याद है। इस पर चंद्रन कहता है कि पता तो नहीं है, लेकिन उसका चेहरा मुझे अच्छे से याद है। आप भी उसका चेहरा देख सकते हैं क्योंकि वह लड़की उस गाने में आधे तक नजर आती है। इसके बाद चंद्रन वह मूवी सॉन्ग प्ले करके विवेक को दिखाता है। विवेक रेखा का आधा चेहरा देखकर चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है। अगले सीन में विवेक अपने सीनियर ऑफिसर से मिलकर उसे पूरी जानकारी देता है। वह बताता है कि चंद्रन ने ही उस लड़की पर चीटिंग का केस दर्ज कराया था और यह रेखा ही है जो उस जगह के सबसे नजदीक मिसिंग हुई थी जहां कंकाल मिला था। विवेक कहता है कि न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि यह कंकाल रेखा का ही है। इसके अलावा वह बताता है कि राजेंद्रन की मौत से पहले उसे जो कॉल्स आए थे उनमें से एक नंबर अब भी स्विच ऑफ है और उस सिम को पिछले 1 साल से सिर्फ राजेंद्रन को कॉल करने के लिए ही इस्तेमाल किया गया था। हम पता लगा रहे हैं कि वह कॉल किसने की थी। इसके बाद विवेक रेखा की फोटो प्रिंट करवाकर उस दिन मम्मूटी की मूवी की शूटिंग में मौजूद जूनियर आर्टिस्ट्स और फिल्म की टीम को दिखाता है और उनके जरिए रेखा के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश करता है। लेकिन यह बात विंसेंट तक पहुंच जाती है और वह अपने वकील के जरिए रेखा की फोटो मंगवाता है। रेखा की फोटो देखते ही विंसेंट, जो अब तक इस केस को गंभीरता से नहीं ले रहा था, अचानक से बहुत टेंशन में आ जाता है। इसके बाद विंसेंट का वकील एक मिनिस्टर से मिलता है और उसे एक फाइल देता है जिसमें मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेताओं की गैर कानूनी गतिविधियों की सारी डिटेल्स होती हैं। वकील मिनिस्टर से कहता है कि यह फाइल किसी भी हाल में बाहर नहीं जानी चाहिए, इसलिए 1985 में मिले कंकाल के इस केस की जांच यहीं पर रोकनी होगी और इतना कहकर वहां से चला जाता है। उसी रात विंसेंट के लोग रेखा की जानकारी देने वाले चंद्रन को पकड़कर जबरदस्ती शराब पिलाते हैं और फिर उसे ड्रेनेज के पानी में डुबोकर मार देते हैं। बाद में उसकी लाश को ड्रेनेज में फेंक देते हैं। पुलिस को लगता है
कि चंद्रन नशे में होने के कारण ड्रेनेज में गिरकर मर गया है। इसके बाद मंत्री के आदेश पर इस कंकाल केस से विवेक और उसकी टीम को हटा दिया जाता है। विवेक को ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। यह सब देखकर विवेक समझ जाता है कि उसे जानबूझकर इस केस से हटा दिया गया है। इस पर फॉरेंसिक ऑफिसर विवेक को हिम्मत देते हुए कहता है कि उन्होंने तुम्हें बस ऑफिशियल तरीके से इस केस से हटाया है, लेकिन इस केस में सच जानने के लिए अब भी बहुत कुछ बाकी है, इसलिए अनऑफिशियल तरीके से ही सही, लेकिन तुम अपनी जांच जारी रखो। इसके बाद सीन कट होता है। विवेक को उस मूवी के असिस्टेंट डायरेक्टर कमल का फोन आता है। कमल विवेक को बताता है कि उस समय पल्सरी नाम का एक रिपोर्टर था जिसने मूवी शूटिंग के दौरान इंटरव्यू और कुछ फोटोज ले थे। अगर तुम उससे मिलो तो रेखा के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। यह सुनकर विवेक पल्सरी से मिलने जाता है। पल्सरी उसे उस समय की एक मैगजीन दिखाता है जिसमें ममूटी के साथ रेखा की एक फोटो छपी होती है। इसी फोटो में विवेक को एक महिला भी नजर आती है जो नन की ड्रेस में होती है। यह देखकर विवेक को शक होता है और वह उस महिला की जानकारी निकालता है। जांच के बाद उसे पता चलता है कि वह सच में एक नन है और उसने उस मूवी में काम नहीं किया था। काफी मेहनत के बाद विवेक उस नन का पता लगाकर चर्च में जाकर उससे मिलता है और उसे वह फोटो दिखाकर रेखा के बारे में पूछता है। फोटो देखकर वह नन, जिसका नाम स्टेफी होता है, सब कुछ याद करती है और बताना शुरू करती है। वह कहती है कि उस दिन ममूटी की मूवी की शूटिंग चर्च के पास ही चल रही थी। स्टेफी को पता चलता है कि ममूटी भी वहां आ रहे हैं, तो वह भी एक बार उन्हें पास से देखने की इच्छा से शूटिंग के पास चली जाती है। उसी मूवी के एक गाने में जूनियर आर्टिस्ट के रूप में काम करने के लिए रेखा भी वहां आती है और नन की ड्रेस पहनकर इंतजार करती है। जब ममूटी शूटिंग लोकेशन पर आते हैं तो स्टेफी भी वहां पहुंचती है। यहीं पर रेखा और स्टेफी की मुलाकात होती है और दोनों जल्दी ही अच्छी दोस्त बन जाती हैं। बातचीत में दोनों को पता चलता है कि ममूटी के प्रति उनकी दीवानगी एक जैसी है। उसी समय रेखा स्टेफी से कहती है कि उसकी इच्छा है कि वह ममूटी के पास जाकर उनसे एक बार मिल सके। तभी वहां रिपोर्टर पल्सरी आता है और ममूटी का इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू के दौरान स्टेफी रेखा को लेकर ममूटी के पास खड़ी हो जाती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब ममूटी वहां से जा रहे होते हैं तो उनके पास से गुजरते वक्त पल्सरी दोनों की एक फोटो लेता है। उसी रात रेखा गाने की शूटिंग में ममूटी के साथ स्टेज पर हिस्सा लेती है। ममूटी को इतने करीब से देखकर रेखा बहुत खुश हो जाती है। जब गाने की शूटिंग आधी पूरी हो जाती है तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से डायरेक्टर शूटिंग रोक देता है और बचा हुआ गाना अगले दिन शूट करने का फैसला करता है। शूटिंग खत्म होने के बाद स्टेफी रेखा के पास आकर कहती है कि इस बारिश में यहाँ सबके साथ परेशान होने की जरूरत नहीं है, पास में ही हमारा कॉन्वेंट है, आज रात वहीं चलो, वहाँ आराम से रह सकते हैं। स्टेफी ये भी बताती है कि आज उनकी सीनियर नन वहाँ नहीं है, इसलिए वह खुद ही सीनियर की जिम्मेदारी संभाल रही है। रेखा मान जाती है और स्टेफी उसे अपने कॉन्वेंट में ले जाकर बाकी नन्नों से मिलवाती है। रात के खाने के दौरान सबको चिकन परोसा जाता है, लेकिन रेखा कहती है कि वह चिकन नहीं खाती। बातचीत के दौरान रेखा उत्साहित होकर बताती है कि अगले दिन उसे एक डायलॉग बोलने का मौका मिलने वाला है और वह डायलॉग शायद ममूटी के साथ होगा, जिससे वह बहुत खुश है। कुछ देर बातचीत के बाद स्टेफी रेखा को एक कमरा दिखाती है और उसे वहीं सोने के लिए कहकर चली जाती है। सीन कट करके यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अगली सुबह चर्च के काम करने वाली महिला पुष्पम देखती है कि बक्सा तोड़कर चर्च हॉस्पिटल बनाने के लिए जमा किए गए दान के पैसे और गहने चोरी हो गए हैं। वह तुरंत इस बारे में बाकी लोगों को बताती है। इसी दौरान वे देखते हैं कि रेखा जो रात को स्टेफी के साथ आई थी वह भी लापता है। इस पर सबको शक होता है कि पैसे और गहने रेखा ही चुरा कर भाग गई है। रेखा को चर्च में लाने वाली स्टेफी को उसकी सीनियर नन बुरी तरह डांटती है। स्टेफी उन्हें पूरी घटना बताती है और दुखी होकर कहती है कि रेखा ने उसे धोखा दिया। यह सुनकर विवेक पूछता है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की गई। इस पर स्टेफी बताती है कि अगर यह बात बाहर आती कि दान के पैसे हमारी लापरवाही की वजह से चोरी हो गए हैं तो भविष्य में कोई भी चर्च को दान नहीं देता, इसलिए किसी को नहीं बताया गया और चोरी की जिम्मेदारी भी उसी पर डाल दी गई। स्टेफी आगे बताती है कि चर्च के सब इंस्पेक्टर ने भी अनऑफिशियल तरीके से रेखा की खोज की थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। यह सब सुनने के बाद विवेक चर्च में काम करने वालों की पूरी लिस्ट लेकर वहां से चला जाता है। उधर विवेक और स्टेफी की मुलाकात की खबर विंसेंट को भी मिल जाती है। अगले सीन में विवेक अपनी मंगेतर प्रिया से मिलता है जो एक रिपोर्टर है। विवेक उससे कहता है कि रेखा एक एक्ट्रेस भी हो सकती है या फिर एक चोर भी, चाहे वह कोई भी हो, उसे रेखा की सच्चाई जाननी ही है। वह प्रिया से कहता है कि अब तक उसने रेखा के बारे में जो कुछ भी पता लगाया है उसे एक आर्टिकल के रूप में लिखकर अखबार में प्रकाशित करे ताकि कोई नया सुराग मिल सके।
सके। उसी समय विवेक को अपनी टीम के एक व्यक्ति से फोन आता है जो बताता है कि जिस नंबर से राजेंद्रन को आखिरी कॉल आया था वह सजीवन नामक व्यक्ति का है और वह लिंजितारा इलाके में रहता है। विवेक को अचानक एक और महत्वपूर्ण बात याद आती है। स्टेफी द्वारा दी गई चर्च में काम करने वालों की लिस्ट में भी एक व्यक्ति का पता लिंजितारा ही था जिसका नाम वॉचमैन बेबी है। यह जानकारी मिलते ही विवेक तुरंत लिंजितारा पहुंचता है। काफी मशक्कत के बाद वह सजीवन को पकड़ लेता है जिसके साथ उसका दोस्त बीनू भी होता है। विवेक सजीवन और बीनू को पुलिस स्टाइल में कड़ाई से पूछता है कि उन्होंने राजेंद्रन को बार बार फोन क्यों किया और सच बताने के लिए कहता है। तब बीनू सच्चाई बताना शुरू करता है। 1950 में एक दिन जब बीनू और सजीवन स्कूल से लौट रहे थे तब बीनू ने सजीवन से कहा कि कल रात मेरे पिता और 3 अन्य लोग मम्मुट्टी की फिल्म के लिए एक शव को उठाकर ले जाने का सीन शूट करवा रहे थे। जब बीनू ने अपने पिता से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यह सब फिल्म की शूटिंग का हिस्सा है। बीनू को लगा कि उसके पिता मम्मुट्टी की फिल्म में दिखाई देने वाले हैं जिससे वह बहुत खुश हुआ। बाद में जब वह फिल्म रिलीज हुई तो बीनू और सजीवन ने वह मूवी देखी लेकिन उस सीन को फिल्म में नहीं पाया। इससे वे दोनों हैरान रह गए और सोचने लगे कि आखिर क्या हुआ। प्रेजेंट में कुछ समय पहले बीनू के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और वे मरने की स्थिति में थे। तब बीनू और सजीवन ने उनसे पूछा कि कई साल पहले मम्मुट्टी की फिल्म की शूटिंग में आपने और 3 अन्य लोगों ने एक शव उठाकर ले जाया था, उस दिन असल में क्या हुआ था। इस पर बीनू के पिता ने बताया कि उस दिन वे लोग एक लड़की के शव को जंगल में ले जाकर दफना रहे थे और इसके बदले में उन्हें पैसे दिए गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि इस काम में फ्रांसिस और राजेंद्रन शामिल थे। हालांकि फ्रांसिस के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी लेकिन राजेंद्रन उनके घर काम करने आता था। बीनू बताता है कि बाद में राजेंद्रन बहुत अमीर बन गया इसलिए उन्होंने उसे फोन करके ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वे कहते थे कि हमें पता है कि तुमने एक लड़की को मारा है, अगर ये बात किसी को न बताने की गारंटी चाहिए तो हमें पैसे दो, इस डर से कि सच्चाई बाहर आ जाएगी और उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। राजेंद्रन उन्हें पैसे भेजता रहा लेकिन राजेंद्रन को अपने केक का बहुत पछतावा था और वह अपराध बोध में जी रहा था। इसलिए मरने से पहले उसने लाइव वीडियो में सच्चाई उजागर की और उसी गिल्ट में आत्महत्या कर ली। बीनू सारी सच्चाई बताने के बाद कहता है कि राजेंद्रन ने मेरे पिता का नाम नहीं लिया, शायद उस समय तक मेरे पिता की मौत हो चुकी थी इसलिए उसने उनका नाम नहीं बताया होगा। यहीं पर विवेक को एक और अहम जानकारी मिलती है। स्टेफी द्वारा दी गई लिस्ट में जो बेबी नाम का व्यक्ति है वही बीनू का पिता है। इसके बाद विवेक एसपी को पूरी बात बताता है और कहता है कि बीनू ने उन लोगों को देखा था और जिन लोगों ने हत्या की थी वे पक्के तौर पर रेखा को ही मार चुके हैं, इसलिए बीनू को कोर्ट में गवाही देने के लिए पेश करना चाहिए। यह सुनकर एसपी तुरंत आदेश देता है कि बीनू को जल्द से जल्द लेकर आओ। अगले दिन जब विवेक बीनू से मिलने जाता है और उसे अपने साथ लाने की कोशिश करता है तो यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। विंसेंट जो पहले ही पूरी सच्चाई जान चुका होता है वह अपने आदमियों से बीनू और सजीवन की हत्या करवा देता है। विवेक जब उनके मृत शरीर देखता है तो उसे लगता है कि केस फिर से उसी जगह पर आकर अटक गया है। सीन कट उसी रात विवेक केस को आगे कैसे बढ़ाया जाए यह सोचता रहता है। तभी वह 1985 में हुई मम्मुट्टी की फिल्म की शूटिंग के दौरान ली गई सभी तस्वीरों को ध्यान से देखने लगता है। एक फोटो में उसे एक व्यक्ति दिखता है जिसकी एक आंख में समस्या है। विवेक को याद आता है कि जब उसने फ्रांसिस नाम से जुड़े लोगों की जानकारी ली थी तो एक पते पर ऐसे ही आंख की समस्या वाला व्यक्ति देखा था। विवेक तुरंत उसी पते पर फिर से जाता है और इस बार फ्रांसिस से मिलकर उसे वह पुरानी शूटिंग की फोटो दिखाता है। विवेक कहता है यह तुम ही हो ना, तुम्हें रेखा याद है? एक रात चर्च की दीवारों के बीच जो कुछ हुआ था वह एक कॉन्वेंट में हुई घटना से जुड़ा है। वही रेखा जिसे तुम लोगों ने मारा और दफनाया अब लौट आई है। इस केस से जुड़े सभी लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं। यही रेखा मुझे यहाँ तक लेकर आई है, कम से कम अब तो सच बताओ। विवेक की बात सुनकर फ्रांसिस गहरी सोच में पड़ जाता है और फिर पूरी सच्चाई बताना शुरू करता है। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। विंसेंट का असली नाम वक्का चान होता है। बिशप उसे पढ़ाई कराकर एक अच्छा इंसान बनाता है। जब बिशप अपना शेष जीवन बिताने के लिए मलक्कप्पारा कॉन्वेंट आता है तो उसकी देखभाल के लिए विंसेंट भी उसके साथ आता है। उसी कॉन्वेंट में पुष्पम नाम की एक लड़की काम करती है। वहीं उसकी मुलाकात विंसेंट से होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उनके बीच प्रेम संबंध बन जाता है। लेकिन विंसेंट को लगता है कि अगर उसे जीवन में सफल होना है तो उसके पास पैसा होना चाहिए। वह सोचता है कि अगर उसके पास काफी पैसा हो तो वह खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है। कॉन्वेंट को मिलने वाले चंदे की रकम बिशप विंसेंट के हवाले कर देता है जिसे वह एक बक्से में रखता है। विंसेंट चुपचाप उसी रकम में से थोड़ी थोड़ी चोरी करता रहता है। एक दिन पुष्पम उसे चोरी करते हुए देख लेती है। विंसेंट उसे भी इस पैसे में से कुछ
कुछ हिस्सा देता है और कहता है कि अगर उसे अपने जीवन में बड़ा बनना है तो उसे और भी ज्यादा पैसे चाहिए। इस दौरान विंसेंट और पुष्पम के बीच शारीरिक संबंध भी बन चुके होते हैं। एक दिन पुष्पम कॉन्वेंट के ऑफिस रूम में रखे बक्से में काफी मात्रा में नकद और सोना देख लेती है। वह विंसेंट से कहती है कि अगर हम ये पैसे और सोना चुरा लें तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। दोनों मिलकर चोरी करने की योजना बनाते हैं। पुष्पम बहुत मेहनत करके उस बक्से की डुप्लीकेट चाबी भी बना लेती है, लेकिन उन्हें डर रहता है कि चोरी के बाद पुलिस उनके पीछे पड़ जाएगी, इसलिए वे सही समय का इंतजार करते हैं। उसी समय कॉन्वेंट के पास स्थित चर्च में मम्मुट्टी की फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। उसी दिन कॉन्वेंट की सीनियर सिस्टर किसी काम से दूसरे गांव चली जाती है। इसके अलावा स्टेफी एक बाहरी लड़की को कॉन्वेंट में लाने वाली है। यह जानकर विंसेंट और पुष्पम को लगता है कि चोरी के लिए वही रात सबसे सही समय है। वे एक ऐसा प्लान बनाते हैं कि चोरी का सारा शक उस बाहरी लड़की यानी रेखा पर ही जाएगा। अपनी योजना में वे वॉचमैन बेबी को भी शामिल कर लेते हैं ताकि चोरी को पूरी तरह अंजाम दिया जा सके। उसी रात पुष्पम सभी के डिनर में चिकन में नींद की गोलियां मिला देती है, लेकिन रेखा कहती है कि वह रात में चिकन नहीं खाएगी, जिससे पुष्पम को अपना प्लान बदलना पड़ता है। जब बाकी सब लोग चिकन खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं तब पुष्पम रेखा को मारकर पैसे और सोना चुरा लेती है। वे योजना बनाते हैं कि अगर रेखा की लाश गायब कर दी जाए तो चोरी का पूरा शक रेखा पर ही जाएगा। योजना के अनुसार पुष्पम और विंसेंट रेखा की लाश को एक चादर में लपेटते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। चर्च में मम्मुट्टी की फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। सुबह से ही वहां मौजूद फ्रांसिस और राजेंद्रन को विंसेंट और पुष्पम के व्यवहार पर शक हो जाता है। उन्हें लगता है कि ये दोनों कॉन्वेंट में कुछ गलत कर रहे हैं। जब वे कॉन्वेंट में जाकर देखते हैं तो वहां रेखा की लाश पड़ी होती है। यह देखकर वे हैरान रह जाते हैं। विंसेंट और पुष्पम उन्हें भी पैसे में हिस्सा देने का लालच देते हैं ताकि वे चुप रहे। राजेंद्रन पहले इस बात के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जब वे उसे धमकी देते हैं कि अगर वह मानेगा नहीं तो उस पर ही हत्या का आरोप लगा देंगे, तब मजबूर होकर वह भी इस योजना में शामिल हो जाता है। चारों लोग रेखा की लाश को चादर में लपेटकर कार तक ले जाते हैं। इस दौरान वॉचमैन बेबी अपने बेटे को घर के पास अकेला छोड़कर लाश को दफनाने में मदद करता है। जब वे तीनों रेखा की लाश को जंगल में दफनाने के लिए ले जाते हैं तभी राजेंद्रन देखता है कि रेखा की टांगे हिल रही हैं। वह चौंक कर कहता है कि रेखा अभी जिंदा है, हमें उसे बचाना चाहिए, लेकिन विंसेंट और बाकी लोग उसकी बात नहीं मानते। इसके बाद वे तीनों पैसा आपस में बांटकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। वक्काचान और पुष्पम अपने नाम बदलकर विंसेंट और एलिस के नाम से मुंबई में बस जाते हैं। वहाँ वे शादी करके उस चुराए हुए पैसे से बिजनेस शुरू करके अपनी जिंदगी में सफल हो जाते हैं। सच्चाई जानने के बाद विवेक एसपी के पास जाता है और पूरी बात बताकर विंसेंट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहता है, लेकिन एसपी कहता है कि जब तक हमें यह साबित करने के लिए सबूत नहीं मिलते कि वह कंकाल रेखा का है और रेखा के परिवार या उसकी पहचान के बारे में जानकारी नहीं मिलती, तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। विवेक इन सब बातों को सोचते हुए अपनी कार में जा रहा होता है। तभी विंसेंट अपने आदमियों से उसका एक्सीडेंट करवा देता है। विवेक हादसे से घायल होने के बाद भी बच जाता है। इसी बीच एक्टर जगदीश, जो एक समय मम्मुट्टी की फिल्मों में काम करते थे, अखबार में रेखा से जुड़ा आर्टिकल पढ़कर विवेक से मिलने आते हैं। जगदीश बताते हैं कि 1984 में जब वे मम्मुट्टी की फिल्मों में काम कर रहे थे तब उन्हें रेखा नाम की एक लड़की से अक्सर पत्र मिला करते थे। उन पत्रों में रेखा उनकी एक्टिंग की तारीफ करती थी और कहती थी कि उसे मम्मुट्टी बहुत पसंद है और वह भी एक्ट्रेस बनना चाहती है। रेखा मम्मुट्टी का ऑटोग्राफ पाने की ख्वाहिश रखती थी और इस बारे में कई बार पत्र लिख चुकी थी। जगदीश बताते हैं कि उन्होंने रेखा को जवाबी पत्र भी भेजे, लेकिन कभी उसका चेहरा नहीं देखा। अचानक एक दिन रेखा के पत्र आना बंद हो गए। जगदीश रेखा का भेजा हुआ पता विवेक को देते हैं, जो कन्याकुमारी का होता है। विवेक उस पते पर जाकर रेखा की छोटी बहन आशा से मिलता है। आशा उसे रेखा की कहानी बताती है। बचपन से ही रेखा को मम्मुट्टी की फिल्में बेहद पसंद थी और वह एक दिन फिल्मों में काम करने का सपना देखती थी। वह मम्मुट्टी की फिल्मों में काम करने वाले सभी कलाकारों को पत्र भेजती थी, जिसमें वह अपनी इच्छा के बारे में बताती थी और मम्मुट्टी से मिलने की गुजारिश करती थी। जब जगदीश ने रेखा को जवाबी पत्र भेजे तो एक दिन रेखा के पिता ने वे पत्र देख लिए। फिल्मों से नफरत करने वाले उसके पिता ने रेखा को बुरी तरह पीटा और कहा कि उसे ये सब छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उसी रात रेखा घर छोड़कर चली गई और फिल्मों में करियर बनाने के लिए निकल पड़ी। कुछ समय बाद उसे मम्मुट्टी की फिल्म में एक छोटा सा रोल मिला, लेकिन उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। यह सब सुनकर विवेक आशा को रेखा की पायल देता है और वहां से लौट आता है। इसी बीच फ्रांसिस अपनी गलती मानकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। विंसेंट और एलिस की खबर अखबारों में छप जाती है। इसे देखकर एलिस डर जाती है
और रोते हुए कहती है कि अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। विंसेंट उसे दिलासा देता है कि वह उसे पुलिस के हाथों में नहीं जाने देगा। इसके बाद वह एलिस को गला घोंट कर मार देता है। अंत में विंसेंट भ्रष्टाचार में शामिल मंत्री और अन्य सरकारी अधिकारियों को दिए गए सारे घूस और अवैध लेन देन की जानकारी पुलिस को सौंप देता है और खुद भी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। इस तरह विवेक कई मुश्किलों का सामना करते हुए 40 साल बाद मिले कंकाल के रहस्य को सुलझा देता है। अब सीन कट होता है और फिल्म के अंत में रेखा के कंकाल का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया जा रहा होता है। वहाँ स्टेफी और आशा भी पहुँचती है। तभी विवेक आशा को एक पत्र देता है और कहता है यह उन लोगों ने भेजा है जिन्हें रेखा बहुत पसंद करती थी, और वहाँ से चला जाता है। आशा पत्र खोलकर देखती है तो उसमें मम्मुट्टी की एक फोटो होती है। फोटो के पीछे लिखा होता है प्रिय रेखा के लिए सप्रेम आपका मम्मुट्टी भैया, और उनके हस्ताक्षर होते हैं। इस तरह फिल्म समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी रोचक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी विशेष कहानी की व्याख्या चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। जल्द ही हम एक और नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।